जो हम बताते जा रहे हैं उसको बस सुन रहे हो और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा। आप लोग हमको बता सकते हो अपने डाउट्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अरे ये भाई, ये थर्ड है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन आप लोग देख सकते हो, ये ट्रेन की पटरी है, उसमें काफ़ी ऐसे-ऐसे कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा है स्नेक कोई चल रहा है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इन लोगों के बीच सेपरेशन इतनी दी जाती है, क्यों? अगर रेल की पटरियों के बीच सेपरेशन ज़्यादा ना दी जाए, तो जब समर सीज़न आता है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स के बीच में। सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपेंड कर जाएंगे, जिससे मे बी टेढ़ी भी हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा कर्व हो जाएंगी। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो गया। और ये जो ब्रिजेस है देखो, इनमें भी एक्सपेंशन होता है, इसीलिए इसको कर्व करके ऐसा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि अगर एक्सपेंशन हो तो ये हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ओके। ओके, ये हम बात कर रहे थे प्लेटों के बीच, जो रेल की पटरियों के बीच होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इनके बीच गैप नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इनके बीच गैप नहीं छोड़ेंगे ना, तो ये टेढ़ी हो जाएंगी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये देखो कर्व हो गई थोड़ा सा। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग इनके बीच थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ट्रेन की पटरियों के बीच में। वैसे ही यहाँ पे और भी ये चीजें हैं, ये जैसे कि दो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बीच में भी ऐसा कुछ जॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे इनको बोलते हैं तीथ। तो इनको तीथ के बीच में थोड़ा थोड़ा सेपरेशन कर देते हैं, कि जब कभी ये एक्सपेंड हो, इन केस अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो ये इसको कवर कर ले, इस एरिया को फिल कर दे। ऐसा ना हो कि ये ऊपर टेढ़े हो जाए कुछ। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए। आप सभी को पता होगा कि विंटर सीजन में तार थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, जबकि समर सीजन में ये थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो इनके बीच में ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा ढीले बांधते हैं गर्मियों में, ताकि सर्दियों में कितने भी स्ट्रेच होंगे टूटे ना। ठीक है, ये देखो दो टावर्स के बीच में कितना लूज करके तारों को बांधते। बाकी ऐसा इनका रीजन क्या है, इंटर इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स, यानी इंटर एटमिक जो फोर्स होता है ना इनके बीच में, वो इसका रीजन होता है। जैसे इसमें लिखा है, फॉर द इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी कि बॉन्ड इज अ स्प्रिंग लाइक फोर्स। इनमें स्प्रिंग लाइक फोर्स होता है, जितना इसको दबाओगे ना, आप कंप्रेस करोगे, उतना ये अपने तीनों साइड, इवन हम कह सकते हैं 3D में हर एक को उतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे कि पास्कल लॉ में आप लोगों ने देखा होगा फ्लूइड में, कि अगर किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स, वो प्रेशर बिना खर्च हुए हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेटल्स में भी ऐसा होता है कि जो इंट्रैक्शन एटम्स हैं, अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे तो ये हर जगह से कंप्रेस होंगे। इसी वजह से ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे आप लोगों को इसके एक्सपेंशन को दिखाना चाहें, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने मान लो अगर ये रॉड ले ली है, ये रॉड ले ली है, तो रॉड के हर एक मॉलिक्यूल पे मान लो ये और ये और ये और ये हमने इनके 4 एटम्स ले लिए, तो इन सब पे एक्सपेंशन अपनी अपनी डायरेक्शन में होगा। यानी किसी में एक्सपेंशन ऐसे होगा, ये वाला भी इधर की ओर एक्सपेंड करेगा और अपनी इस साइड भी डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा। ये वाला भी इस साइड एक्सपेंड करेगा और ये वाला इस साइड एक्सपेंड करेगा। तो जब ये धीरे 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 हर डायरेक्शन में एक्सपेंड करेंगे, तो थोड़ी सी रॉड इस साइड बड़ी हो जाएगी। ओके, थोड़ी सी रॉड इस साइड बड़ी हो जाएगी और थोड़ी सी रॉड इस साइड बड़ी हो जाएगी।
यानी कि एक्सपेंशन इस पे कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि एटम्स के बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। ऊपर कहाँ पे एक्सपेंशन? ऊपर उस साइड होगा। भाई ये ऐसे हमेशा रहेंगे ना परमानेंट। एक समर सीजन में जोड़ दिया जाता, बार बार उखाड़ा थोड़ी नहीं जाता है रेल की पटरियों को। जिस समय इनको हाँ, ठंडी में इनके बीच का गैप थोड़ा बढ़ भी जाएगा, मतलब कम भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और बाकी इसमें कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। अब जैसे कि ये इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो हम लोगों को केमिस्ट्री में इतना तो बताया गया होगा कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन होता है इंटर स्टेशियल स्पेस या इंटर एटमिक सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच को आर बोल देते हैं। इंटरेक्शन और अट्रैक्टिव एंड स्प्रिंग लाइक फोर्स होता है, जो इंटरेक्शन होता है अभी हम ऊपर देख के आए। तो यहाँ पे उनके बीच का ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि जैसे जैसे आप दूरी आगे बढ़ाते जाओगे इनके बीच के, वैसे इनकी एनर्जी जो है इंट्रैक्शन एनर्जी, या ये कह सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग में एनर्जी होती है, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी होती है, जहाँ एक्स होता है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है। सबसे लीस्ट होता है जब हमारी दूरी यानी इनके बीच का सेपरेशन एक मिनिमम डिस्टेंस पे इतना आता है, जब वो एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एनर्जी फिर बढ़ने लगती है। ये देखो। ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्शन फोर्सेस को दिखाया गया, जैसे इसमें स्प्रिंग की तरीके डॉट 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 ऐसे फोर्स। आर नॉट से, आर नॉट से कम लेफ्ट में इस साइड। हाँ, रिपल्शन के कारण एक लिमिटेड दूरी, एक लिमिटेड दूरी, हाँ अट्रैक्शन के कारण। ओके। ये चीज जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये समझ में आया ना लोगों को? अरे जो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो लोगों को इसका आंसर इन्होंने जो दिया खुद ही से समझ के वो आ रहा है ना लोगों को समझ में। इन्होंने पूछा कि जो ग्राफ है इसके राइट साइड जाने पे भी बढ़ रही है एनर्जी, लेफ्ट साइड जाने पे भी एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा क्यों? तो ये होता है कि आर नॉट वो मिनिमम डिस्टेंस हो गई जिसपे ये ऐसी चीजें थी। उसके बाद इससे अगर अब और क्लोज लाएंगे ना, इधर साइड लेफ्ट में देखो, तो इनके बीच रिपल्शन एनर्जी लगने लगेगी, जिससे एनर्जी देखो बढ़ रही है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर इनके बीच ज्यादा इसको स्ट्रेच कर देंगे आर नॉट से ज्यादा, तो देखो राइट साइड एनर्जी बढ़ रही है, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यही चीज थी। और वेरिएशन ऑफ द इंट्रैक्शन एनर्जी विद द टेम्परेचर, इसको देख लो। लो टेम्परेचर करोगे तो इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा कम होगा, टेम्परेचर हाई कर दोगे तो सेपरेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा ईच एंड एवरी एटम के बीच का। तो इसको कुछ ऐसे दिखाया गया ग्राफ कि इसके लिए ऐसा ग्राफ होता है ब्लू वाले एटम के लिए, और जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी कैविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके। या यूं कह लो कि ग्राफ हमारा यही है, बार बार T1 पे हम लोगों को इतना टेम्परेचर मिलेगा और T2 पे ज्यादा टेम्परेचर पे ये मिलेगा। तो इनकी विथ जो है ना, ये विथ ये ज्यादा होती दिख रही होगी तुम लोगों को, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे ये विथ बढ़ रही है। और यही विथ तो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये देखो आर। आ रहा है समझ में? बोलो। ओके। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है एक, डिस्टेंस वाला भाई। ये है कि इनके बीच का सेपरेशन देखो अभी कम है, तो टेम्परेचर जब तुमने कम लिया था, लोअर टेम्परेचर लिया था, तो इनके बीच का सेपरेशन यही आर दिखा रहा है। ये जो आर है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये इनके इंटर एटमिक जो सेपरेशन है वो, और यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। अब इसमें लिखा है, हाँ बस इतना था। इसमें लिखा है इफ इंक्रीज द टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज इन द वाइब्रेशन ऑफ एटम, देन शुडेंट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स रिमेन सेम। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन भी हो रहा है? देन व्हाई डू ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, बताओ। एकदम सही कहा। ये बात किसी को समझ में आई इन्होंने क्या कहा? सुन रहे हो ना सभी इनके आंसर को? तो इनकी बात अगर समझ में ना आई हो तो बता दे, नहीं तो फिर अगर समझ लिया और सुन लिया हो तो बता दो। देखो, इसमें बोला गया है कि अगर इनके बीच का सेपरेशन T1 टाइम मतलब T1 टेम्परेचर पे R1 था, और अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया
T2 को डेफिनेटली T1 से तो ज्यादा होगा, तो अब सेपरेशन थोड़ा पहले से बढ़ गया। तो आर नॉट जो था ना, ये वाली डिस्टेंस आर नॉट मिनिमम, ये जो डिस्टेंस थी, ठीक है, उससे इनके बीच का सेपरेशन, ये जो आर नॉट है एवरेज, जिसको हम लोग आर नॉट को एवरेज बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है आर नॉट जो है एवरेज सेपरेशन है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा दे चाहे कम दे, आर नॉट एवरेज है, ठीक है। तो वो ये जो ब्लू कलर वाले ना, ये इनके इन दोनों के एवरेज उसको दिखा रहे हैं, ये जो ब्लू स्पॉट है, फाइन। और जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओगे, ये ब्लू स्पॉट इस उसको ओवरकम कर देंगे। तो इसमें लिखा है ना, वाइब्रेशन जो होते हैं एटम के, उनकी वजह से इनके बीच का सेपरेशन ये लोग कह रहे हैं कि उतना रहना चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि एवरेज वाला भी तो बढ़ेगा, आर नॉट भी तो राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होगा, बोलो। इसीलिए इनके बीच का टोटल सेपरेशन बढ़ जाता है। या यूं कह लो कि आर नॉट हमारा इस ग्राफ से ये चेंज नहीं हो रहा है, जैसे तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो चाहे टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हो, तो आर नॉट तो बार बार वहीं पे है ना। तो आर नॉट को फिक्स करने के लिए इनके बीच का सेपरेशन बढ़ना जरूरी है। अगर इनके बीच का सेपरेशन उतना रखोगे, वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा, तो आर नॉट आगे पीछे चेंज हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर वाली बॉल है, ये आगे पीछे चली जाएगी। आ रहा है समझ में? चलो, अब जैसे ये कर्व देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। इसको समझने की कोशिश करना, हम समझाएंगे। एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोगों को वाई एक्सिस पे अगर दिखा दें, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की, इनके एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग अगर आर बोल दें, तो यहाँ पे इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है, फाइन। तो देखो, सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग बहुत छोटा इनके बीच का सेपरेशन रखें, यानी अगर इनके बीच का एटॉमिक स्पेस जो बहुत कम रखें, तो एनर्जी लगभग लगभग इन्फिनिटी की ओर जाती दिख रही है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, यानी हाईली रिपल्शन फील कर रहे होते हैं ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच बहुत कम स्पेस कर दें, बहुत कम स्पेस कर दें, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा से रिपल करेंगे, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर ए नॉट की वैल्यू बहुत कम करेंगे, अगर ए नॉट को हम इस साइड शिफ्ट करें, लेफ्ट साइड, तो एनर्जी देखो मैक्सिमम जा रही है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पे एनर्जी अचानक से घटनी शुरू हो गई, और घटते 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 एक ऐसा पॉइंट पे आ गई ए नॉट पे, जब एनर्जी एकदम जीरो हो गई। ये चीज समझ में आ रही है? जब ए नॉट, वो इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ए नॉट, जब इनके बीच की एनर्जी क्या हो गई है, एकदम जीरो। ये देखो देखो, टच कर रहा है इस कर्व को। भाई भाई भाई, इस पे ये कर्व पे तो इन्होंने एक जनरल इक्वेशन ले ली है ना, आर और एनर्जी। इन्होंने कहीं कहीं पे डिस्टेंस को, आर को इन्होंने ये नहीं बोला कि इनकी इंटर एटॉमिक सेपरेशन है। आर रैंडम ऐसे कोई भी देखो ले ली डिस्टेंस, है ना। जबकि इंटर एटॉमिक का मतलब जानते हो, इनके सेंटर और इनके सेंटर को मिला दोगे तो जो बीच की दूरी है, ये समझ में आ रहा है? तो वो इंटर एटॉमिक जो दूरी है, वो है ए नॉट। एक ऐसी दूरी इंटर एटॉमिक पॉइंट पे, जब इनके बीच सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे अब तुम इनके बीच का गैप बढ़ाते जाओगे, इसको राइट साइड शिफ्ट करते जाओगे, तो ये जो लीनियर वर्टिकल लाइन दिख रही थी, डॉटेड डॉटेड, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली वर्टिकल लाइन, इससे देखो ये पॉइंट ग्रीन वाला शिफ्ट होता जा रहा है। हालांकि हमारे हिसाब से ये पॉइंट कहाँ आने चाहिए, जस्ट इन्हीं के बीच में आने चाहिए, मिड। लेकिन ये ग्राफ एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। ये ग्रीन पॉइंट्स देखो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी बहुत इरेगुलर पैटर्न पे इनका इंक्रीमेंट हो रहा है। पूरा पैराबोला नहीं बन रहा है, जैसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, वो नहीं बन रहा है। हमारी एजम्पशन क्या है, ऐसी कुछ है, यानी ये वाला बीच में रहे, और इसको जब बढ़ाए ये वाला भी बीच में रहे, ग्रीन वाले कुछ इस वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। लेकिन ये एजम्पशन फॉलो नहीं होती। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, T1 T2 T3, ये ग्रीन वाले स्पॉट में वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, और ये इस साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, और इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आप लोगों को, जब हम लोग माइक्रो साइंस पढ़ेंगे, माइक्रो साइंस, या एक साइंस होती है मटेरियल साइंस, तो उसमें पता चलेगा ये कर्व क्यों होता है। अभी यहाँ पे हीट में बस इतना समझ लो कि ये कर्व होता है। मटेरियल साइंस में हर एक मटेरियल ऐसे ऐसे कर्व को क्यों फॉलो करता है, ये भी पता चलता है। आ रहा है समझ में?
बोलो। अच्छा, अभी यहाँ पे इतने कर्व को देख लो कि ये ग्राफ ना फॉलो होके ये ग्राफ फॉलो होता है, और ए नॉट वो मिनिमम दूरी है जब इनकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, अब ये देखो इसी ग्राफ को इन लोगों ने कुछ इस ग्राफ से प्लॉट किया हुआ है, रीडिंग नोट करके कि अगर इनके बीच का सेपरेशन कुछ इतना है तो डिस्टेंस कितनी आ गई, जीरो। और उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस ग्राफ पे, तब ये आया है। ठीक है, इसमें लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज डिस्टेंस, जिसको आर नॉट बोल रहे थे, बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। आर नॉट बढ़ती जा रही है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। आर नॉट देखो ड्रेस्टिकली बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। और इसमें लिखा है ऑसिलेशन टर्न विगरस विद हायर एम्पलीट्यूड सेपरेशन हेंस इंक्रीज। इसमें लिखा गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली जो ये हमारे सॉलिड है ना, ये बहुत तेजी से विगरसली अपने ही प्लेस पे वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे, अपने प्लेस पे बहुत तेजी से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये वाइब्रेट होते जाएंगे, तो हमारे इनके वाइब्रेशन के से इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी एम्पलीट्यूड के लिए, तो इसके खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, ये वाले ये दो, इस पॉइंट पे देखो ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो आर नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ पे भी तुम यही तो देख के आए थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस ग्राफ पे, सॉरी, इस ग्राफ पे देख के आए थे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो आर नॉट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये चीज देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट पे ना आके बहुत तेजी से बढ़ रही है। बस यही चीज हम बता रहे थे कि आर जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू इधर से बढ़ती जा रही है, बीच वाली लाइन पे नहीं आ रही है। ठीक है, जो ग्रीन स्पॉट है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चलो भाई, आर नॉट जो है ना, जैसे कि अभी ये ग्रीन स्पॉट है, ये समझ लो कि यहाँ पे एक एटम है हमारा, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे एक एटम है, और आर नॉट इनके बीच के एवरेज है, एवरेज दूरी है। ठीक है, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने ग्राफ पे देखा था। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आर नॉट, ये जो ग्रीन स्पॉट है ना, इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, जो हम दिखा रहे हैं तुम्हें बार बार, ये बढ़ता जा रहा है। देखो बीच वाली लाइन पे नहीं आ रहा जैसे कि इस ग्राफ पे था। ये हमारा एजम्पशन है, बट एक्चुअल में ये हो रहा है। ओके, ये ग्राफ देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, T1 T2 T3 बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ कह लो या ग्रीन पॉइंट कह लो, या ग्रीन पॉइंट को आर नॉट बोल रहे हैं या ए नॉट बोल रहे हैं। ओके ओके, अभी यहाँ पे दिखा लिख क्या रहा है, रीजन फॉर द थर्मल एक्सपेंशन। अब रीजन फॉर द थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग किसी को हीट कर दे बहुत ही ज्यादा, पूरी भट्टी में रख दे, रेड हॉट कर दे, तो इनके बीच के सेपरेशन को अभी हम लोगों ने आर माना हुआ है। और ये जो अभी यश ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लोग इसमें लेफ्ट साइड ले जाएंगे इसको तो रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, और राइट साइड ग्राफ को ले जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अभी ऊपर वाले ग्राफ में हम लोगों ने यही तो देखा था, इस वाले ग्राफ पे जो उसने एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट साइड जाने पे हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट साइड जाने पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस साइड फोर्स इनके बीच का जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक, और सबसे कम दूरी यहाँ पे आई है जिस समय इनकी एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू -436 है किलो जूल पर मोल। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस चीज को शो कर रहा है। और ये जो दूरी है ना 74 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 होता है पिको, ये है आर नॉट हमारा। आर नॉट आप लोग पूछ रहे थे ना काफी देर से, आर नॉट होता क्या है, एक्चुअल में हमारा यही आर नॉट है। यानी इन दोनों के बीच की एवरेज दूरी मिनिमम कितनी आ सकती है जब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो, तो आर नॉट हमारी 74 है। ये कोई जरूरी नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हर एक एटम के लिए 74 होती है, किसी के लिए 65, किसी के लिए कुछ। लेकिन आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करके इस ग्राफ को शो कर सकते हो कि 74 अगर इनके बीच की दूरी है तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। मोस्ट स्टेबल स्टेट हमारी यही कहलाती है। और स्टेबल स्टेट क्यों कहलाती है, आप लोगों को पता होगा कि जब U वर्सेस R ग्राफ होता है,
U वर्सेस R ग्राफ, तो इसमें हम लोग du बाई डी आर अगर कर देते तो फोर्स मिलता है। सभी लोगों को ये बात याद है ना, du बाई डी एक्स कर देते तो फोर्स मिलता है। और यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट डालें, टेंजेंट, तो हमको dy बाई डी एक्स इसका क्या देगा, स्लोप इसकी जो है वो हमें फोर्स की वैल्यू देगी। जैसे कि dy बाई डी एक्स, यहाँ y एक्सिस पे क्या है u और x एक्सिस पे क्या है r, तो dy बाई डी एक्स या dy बाई du बाई डी आर तुम्हें क्या देगा, du बाई डी आर तुम्हें क्या देगा, एक स्लोप। और स्लोप की वैल्यू इस एक्सिस पे देखो, यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, जीरो, तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो मिलेगा। यहाँ पे सबसे कम स्लोप मिलेगा, मतलब फोर्स मिलेगा। यहाँ पे फोर्स निगेटिव होगा, यहाँ पे फोर्स मतलब बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है? ओके। हालांकि ये काम का नहीं था, इस ग्राफ में कभी कभी कुछ चीजें पूछने को आ जाती हैं, तो वो बस समझने वाला था। मेन क्वेश्चन इस पे बनेंगे अभी। रीजन टाइप क्वेश्चन जैसे आ गया कि रीजनिंग टाइप, then why do object expand on heating, average distance between atoms of the substance increase होने लगते हैं, इसीलिए आर नॉट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, सॉरी आर वन की वैल्यू, इन दोनों के बीच की सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो आर टू भी बढ़ेगा, ताकि आर नॉट उतनी जगह पर रहे। तो टी वन और टी टू जब टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स बढ़ता जाएगा। तो देखो पहले बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया इनके बीच की सेपरेशन बढ़ता गया। क्यों? वाइब्रेशनल मोशन इनके बीच का ज्यादा होने लगा। देखो वाइब्रेट कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ गई, बोलो सेपरेशन भी बढ़ गया। अब जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन मटेरियल इंक्रीज, तो जैसे जैसे अगर हम लोग किसी रॉड को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो रॉड दोनों साइड से बढ़ती है। ये नहीं कि इतने साइड से रॉड डेल्टा एल बढ़ गई, यहां से नहीं बढ़ी, यूनिफॉर्मली इसमें एक्सपेंशन होता है। वैसे यहाँ पे अगर दो पॉइंट कोई भी ले लो, एक पॉइंट इन लोगों ने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर बराबर बढ़ती जाएगी। यानी अगर तुमने 5 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, या कुछ भी सपोज करो कोई फाइनाइट टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हर बार टेम्परेचर बढ़ने से उतने हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि ये वाला जल्दी से बढ़ जाए और ये वाला कम बढ़े, ऐसा नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हमने एक ग्राफ हीट का कराया हुआ था, एक क्वेश्चन था हीट का, उसमें हम लोगों ने ऐसे एक ले रखा था और यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप बना रखे थे, याद आ रहा है? हीट का जो पीडीएफ दिया था, तो हम लोग कहते थे कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, ऐसे ऐसे जो हम लोग डॉटेड डॉटेड करते थे, ये, और इनके इनके बीच का जो सेपरेशन है ऐसे ऐसे करके, वो सेपरेशन ये जो है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बी, वो बढ़ता जाएगा और यूनिफॉर्मली बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला स्फीयर ऐसे कुछ बड़ा हो जाएगा, ये वाला उतना रहा क्योंकि यहाँ पे मेटल कम है, ऐसा नहीं है। पूरा यूनिफॉर्मली बढ़ेगा ऐसे करके, हर जगह से ट्रायंगल भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। आ रहा है? और वैसे ही इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। ऐसे करके हम लोग इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। लीनियर एक्सपेंशन जैसे कभी आ गया तो लीनियर एक्सपेंशन में एल नॉट अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ है और जब बढ़ा दोगे तो इसमें ऐसे दिखाया गया है कि डेल्टा एल ये बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में ये डेल्टा एल ऐसे बढ़ता नहीं है ना, डेल्टा एल एक्चुअल में ऐसे बढ़ता नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यहाँ पे ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? तो इधर से भी एक्सपेंशन हो रहा है और इधर से भी एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है ना कि ये डेल्टा एल इस साइड से बढ़ा है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दोनों साइड से एल एल बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तब डेल्टा एल इसकी ओरिजिनल लेंथ से बढ़ेगा। तो ये इसकी फाइनल लेंथ हो गई एल। एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल प्लस डेल्टा एल, यही तो लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जितना भी इसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन हमारा टोटल डेल्टा एल है जो कि दोनों साइड को मिला के है डेल्टा एल, वो हमेशा ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप छोटी सी रॉड लोगे तो उसमें एक्सपेंशन कम देखने को मिलेगा, बड़ी रॉड ले लोगे तो उसमें एक्सपेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और डेल्टा टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ज्यादा देर तक टेम्परेचर का चेंज कर दोगे या ज्यादा अमाउंट का कर दोगे तो ज्यादा लेंथ लंबी दिखेगी। थोड़ा टेम्परेचर केवल बढ़ाओगे तो टेम्परेचर का जो गैप है, सॉरी लेंथ का जो इंक्रीमेंट है या इलोंगेशन है, वो तुम्हें कम देखने को मिलेगा। और टोटल नहीं,
नो नो नो, डेल्टा एल इंक्रीज है, डेल्टा एल इज योर इंक्रीज और कैपिटल एल इज योर इंक्रीज होने के बाद जो है, यानी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। और इन दोनों को हटाने के प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लाते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, और इस अल्फा को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, और डेल्टा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 को हम लोगों को L2, हमारी लेंथ कितनी हो गई L, और L2 तो हमारी बाद वाली लेंथ है ना, और L1 कितनी थी L0। तो L माइनस L0 लिख देंगे डेल्टा एल को। डेल्टा एल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं L माइनस L0, ये चीज दिख रही है ना, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं L माइनस L0। तो L माइनस L0 लिख देंगे तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है। L इक्व टू L0 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला बन गया L इक्व टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी आपको हमेशा। इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी तो आप अल्फा एक साइड रखोगे, फॉर्मूले दो बन गए आपके, याद रखना, डेल्टा एल इक्व टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और अगर आपको ओरिजिनल लेंथ के फॉर्म में लिखना है एल इक्व टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है और इंक्रीज होने के बाद लेंथ एल है। ओके, और डीएल अपॉन डी टी तुम्हारी क्या है, कौन बताएगा डीएल अपॉन डी टी क्या है? टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, dt अपॉन dl होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉरी dl अपॉन dt। टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर जब दूरी के रिस्पेक्ट में बढ़ता है तब होता है, dt अपॉन dl होता है। ठीक है, हाँ 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 भाई, ये फॉर्मूले है ना, एक हो गया डेल्टा एल इक्व टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा एल नॉट को हमने क्या लिख दिया, एल माइनस एल नॉट। देखो एल माइनस एल नॉट, यहां से देख पा रहे हो, एल माइनस एल नॉट को ही तो बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, उसको देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द आयरन इज दिस। ये अल्फा की वैल्यू दे दी है, और अल्फा की वैल्यू आप देख पा रहे होगे 10 की पावर लगभग लगभग -5 या -6 की रेंज का है, बहुत छोटा होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। आयरन रॉड इज 10 मीटर लॉन्ग एट 27 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है T1 इसको बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर मिल गया। 10 मीटर जो है ये तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट। द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी डिक्रीज, कम हो गई है 1.1 मीटर mm, ये डिक्रीज बोला गया बाई 1.1 mm, ये डेल्टा एल है। हाँ, डेल्टा एल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज चेंज टू बी, अब टेम्परेचर घटा ही रहे होगे यार, तो 27 से आंसर हमेशा कम वाला चेक करना। लेकिन जेई वाले इतने तो लोलू होते नहीं, वो तो जानते हैं बच्चा तो इतना समझदार है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिक्रीज हुई लेंथ, तो हमेशा 27 से ऑप्शन कम ही देंगे। कुछ एग्जाम लोलू होते हैं, वहां पे 3 ऑप्शन दे देते हैं, 27 से ज्यादा एक होता है, 27 से कम उसी को टिक कर दो बिना कैलकुलेशन किए। लेकिन इतने वो लोग भी एग्जाम बना पेपर ले रहे हैं, इतना लोलू तो होते नहीं है। तो आपको सारे ऑप्शन देखो 27 से कम दिए। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबकी वैल्यू रख दी, क्योंकि ये घट रहा है तो माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू 10 मीटर लग दी, मिलीमीटर को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सारी यूनिट एमकेएस में रखनी, इसको कन्वर्ट कर लिया तो 10 टू द पावर -5 हो गया। टीएफ माइनस टीआई, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता जो भी है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर -27, अरे वाला 27 है, उसमें माइनस साइन लगा दिया। और आप लोग यहाँ पे केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है, ये हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन में देखा था। और टीएफ तुम्हारा आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, तो ये देखो 17 आ गया। अगर कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस ना लगाते तो सीधे सीधे उनका टीएफ हमारा अपने आप घट के आता। ठीक है, तो इसकी कोई बहुत ज्यादा वो बात नहीं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, इसको हम लोग सरफेस से वो कर सकते हैं कोरिलेट, कि जब किसी सरफेस में इंक्रीमेंट होता है यूनिफॉर्मली, तो हर एक पार्ट में इंक्रीमेंट होता है, जिस एटम से मिलकर ये सरफेस बना है सब में एक्सपेंशन होगा यूनिफॉर्मली हर जगह से, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो पहले ये ब्लू कलर वाला एरिया था ए नॉट, अब इंक्रीज हुआ है डेल्टा ए, तो इंक्रीज होने के बाद अब एरिया हो गया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए तुम्हारा क्या हो जाएगा ए नॉट प्लस डेल्टा ए। ए नॉट तुम्हारा इनिशियल था, डेल्टा ए तुम्हारा इंक्रीज हुआ लेंथ है, इंक्रीज हुआ एरिया है, तो ए तुम्हारा हो गया बाद वाला इंक्रीज्ड एरिया। तो इसका भी लेंथ की तरीके फॉर्मूला लगा सकते हो,
बाकी जिन बच्चों को ये नहीं पता डायरेक्ट कैसे आ गया फॉर्मूला, वो लोग इतना जान लो कि हम लोगों ने बचपन में या अभी क्लास 11th में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि यार एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पढ़ा है ना। तो मान लो इसकी लेंथ, अगर कोई रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ और ब्रेथ पता है, लेंथ और ब्रेथ, तो उसका डेल्टा ए अपॉन ए क्या होता है? ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या होता है, किसी को याद आ रहा है? अरे एरर है, एरर, रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्या होती है? जब जब दो नंबर आपको मल्टीप्लाई करा के दिए जाते हैं तो रिलेटिव एरर क्या होती है? जुड़ जुड़ती है ना रिलेटिव एरर। तो डेल्टा एल अपॉन एल ये जुड़ेगा किससे? डेल्टा बी अपॉन बी से, ठीक है। और डेल्टा एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, अल्फा डेल्टा टी। अभी ऊपर देख क्या है थे लीनियर वाले के लिए, बोलो। और यहाँ के लिए इस ये भी लेंथ के अलॉन्ग ही तो बढ़ेगा भाई। जो हमारी रॉड होती है ऐसे, वो भी एक ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, ब्रेथ भी तो एक डायमेंशन ही है ना। तो अगर ये लेंथ और ब्रेथ की तरीके ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे, सॉरी, ये ऐसे लेंथ के अलॉन्ग बढ़ी और ये ब्रेथ के अलॉन्ग, तो ये भी अल्फा डेल्टा टी बढ़ेगी। तो टोटल कितना हो गया? 2 अल्फा डेल्टा टी। और 2 अल्फा को क्या बोल देते हैं? बीटा। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे, ए बी को लिख देंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा। इन लोगों ने काफी इलेबोरेट करके लिखा, हमने तुम लोगों को एरर से जल्दी से बता दिया। हम यही चीज बताने जा रहे थे कि इसकी लेंथ अगर ए है और ब्रेथ ए है तो जुड़ के ऐसा कुछ आता है, डेल्टा ए अपॉन ए इक्व टू डेल्टा स्मॉल ए अपॉन ए प्लस डेल्टा स्मॉल बी अपॉन बी। यही चीज हम बता रहे थे। तो बीटा को 2 अल्फा बोलते हैं, कैसे प्रूव करते हैं इन लोगों ने समझाया है, ठीक है। हालांकि प्रूवमेंट वूवमेंट 11th में आया करती थी, अब नहीं आएगी। अब इसमें मेन ये क्वेश्चन याद रखना है। जैसे क्वेश्चन देख लो, इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है 2% बढ़ गया है, देन द एरिया ऑफ इट्स बेस विल बी। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखो, जब भी 5% से कम इंक्रीमेंट हो या 5% से कम डिक्रीमेंट हो, 5% से कम वाला रूल याद रखना। हाँ हाँ, तो हम लोग सीधे एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। एरर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है यार? इसमें साफ साफ बोला जा रहा है सिलेंडर, तो सिलेंडर का तुम लोग जानो लेंथ बढ़ रही है, उसमें पूछा गया एरिया ऑफ द बेस। तो लेंथ का इंक्रीमेंट पहले निकाल लो, डेल्टा एल अपॉन एल कितना बढ़ रहा है देखो जरा, 2%। तो डेल्टा एल, हाँ, डेल्टा एल अपॉन एल अगर 2% है, यानी अल्फा में चेंज कितना आ रहा होगा? लगभग लगभग डेल्टा एल अपॉन एल के अकॉर्डिंग 2% का है एक प्रकार से। तो तुम्हारा बीटा में चेंज कितना हो रहा होगा? इसका 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 4%। ये चीज आ रही समझ में? ये इस ये हम अभी बता रहे हैं, ये इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, ठीक है। इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। बाकी इसको अभी देखो ऐसे समझ लो कि डेल्टा एल क्या होता है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट को बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, या कह सकते हो चेंज इन परसेंटेज यार, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, याद आ रहा है? ये रिलेटिव एरर है। तो ये हमारी 2% को अगर परसेंट हटा के बोले तो कितना बोलोगे? 0.02। हाँ, तो 0.02 इसकी जगह लिख दिया, अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए अगर हमें निकालना है बेस का, उसको रखोगे बीटा डेल्टा टी। बोलो, बीटा की जगह 2 अल्फा लिख दोगे। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.02। तो आंसर नहीं आ गया वही 0.04। हाँ, अभी ऊपर यही तो सिखा के आ रहे हैं, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, यही तो सिखा के आ रहे हैं। और यहाँ पे भी यही चीज सिखाया था अभी जब डेरिवेशन करा रहे थे, ये चीज आ गई। चलो, अब इसमें सेम वही चीज है, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। ये चीज समझ में आई किसी को? गामा इक्वल टू 3 अल्फा क्या होगा? सेम वही हो जाएगा। अगर यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाना चाहोगे तो वही हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट। तभी देखो अल्फा बीटा गामा में 1:2:3 का रेशियो होता है। आइसोट्रॉपिक बॉडीज होनी चाहिए। आइसोट्रॉपिक बॉडीज समझते हो क्या होती है? ये होती है आइसोट्रॉपिक बॉडीज। ये हर उस पे सेम वो होना चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल कह सकते हो, आइसोट्रॉपिक बॉडीज इनको कहते हैं, ठीक है। हालांकि इनके लिए भी वैलिड रहता है, लेकिन आइसोट्रॉपिक के लिए ही वो ज्यादा वैलिड है। अब इस क्वेश्चन को सब लोग करो जरा, ये जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये हमारा 3D है तो वॉल्यूम यहाँ पे लगेगा,
a rectangular block is heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज दे दिया गया है, यानी कि अल्फा डेल्टा टी तुम्हें दे दिया गया है, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल क्या आ गया, 0.10%, 0.10% डेल्टा एल अपॉन एल है, ओके, परसेंटेज इंक्रीज। इसका आंसर क्या, सबका ये आ रहा है परसेंटेज में, सभी का ये आ रहा है, अरे यार थ्री टाइम कर देना था बस, 3 टाइम, हाँ हाँ हाँ, सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे, सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये आइसोट्रॉपिक के लिए होता है, मैंने भी बताया, आइसोट्रॉपिक मटेरियल मींस मटेरियल हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, जैसे कि एग्जांपल है मेटल का, फॉर एन आइसोट्रॉपिक बॉडीज और नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए हम लोग ऐसा कुछ रिलेशन फॉलो करते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और गामा इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी कि 3 अल्फा नहीं मानते, क्योंकि आइसोट्रॉपिक बॉडीज हम ये मान के चल रहे हैं इस वाले केस में, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर इसमें अल्फा डेल्टा टी का चेंज हो रहा है तो इसमें भी अल्फा डेल्टा टी का चेंज हो रहा है, और अगर ये चलो क्यूब होता, ऐसे ऐसे करके कुछ बना होता, यहाँ पे क्यूब ऐसे करके कुछ 3D में बना होता, सपोज करो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ बना होता, ऐसे क्यूब होता, तो भी हम लोग इसमें क्या मानते, बोलो, यहाँ पे ब्रेथ हाइट सब में अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी का चेंज हो रहा है, तो हर डायमेंशन में अगर अल्फा डेल्टा टी का चेंज हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर एन आइसोट्रॉपिक है तो उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग डायमेंशन के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 और अनदर डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है, उसके जो परपेंडिकुलर है उसमें अल्फा 2 हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा, बताओ, क्यूबिकल एक्सपेंशन, हाँ क्यूबिकल मतलब वॉल्यूम है, लेकिन एक चीज याद रखना, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि एवरी डायरेक्शन बोल रहा है, एवरी डायरेक्शन, बाकी बची तो 2 ही डायरेक्शन होती है ना भाई, अगर एक डायरेक्शन तुम्हारी अल्फा है और 3D की बात चल रही है, क्यूब में 3 डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड, तो अगर एक डायरेक्शन दे दिया अल्फा 1, रिमेनिंग 2 में अल्फा 2 है, तो उसको ऐसा नहीं लिखोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2, तो ऐसा तो आंसर आएगा, बोलो आ रहा है। चलो, ये तो अभी हम दिखा ही चुके थे कि यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल सारे केसेस होते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी, ये 2 अल्फा डेल्टा टी और ये 3 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये क्यूब है, मतलब क्यूब क्या है, मतलब 3D है, ये एक शीट है, ये एक हमारी शीट है, ओके। अब ये डेली प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इनको आप लोग करो, आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ, नहीं, बी ऑप्शन सही है भाई, इनके बीच का अभी उतनी देर से पढ़ के आ रहे हैं, जब यार हीट करते हैं तो आर ही तो बढ़ता घटता है, ठीक है। अब ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल यानी कि एरिया है, एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड इज दिस, यानी कि बीटा गिवन है, बीटा, इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, तो इसका क्या कर देंगे, अगर ये बीटा है तो हाफ कर देंगे, तो आंसर आ गया ये। इसको देखो, अल्फा बीटा गामा में रेशियो क्या होता है, 1:2:3 है ना, इस पे बताओ, व्हेन अ कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्ज परसेंटेज इंक्रीज विल अकर इन इट्स, सही है। इसमें बताओ, टू यूनिफॉर्म ब्रास ए एंड बी ऑफ द लेंथ एल एंड 2l, रेडियाई 2r एंड r, इसकी रेडियाई, रेडियस जो है वो 2r है, इसकी रेडियस कितनी है r रिस्पेक्टिवली, आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, द रेशियो इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बताओ,
वॉल्यूम, इसका आंसर सी है, 2:1। बताएं क्यों यार? ब्रास रॉड है ना, तो तुम लोग इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच नहीं करोगे? तो पाई आर स्क्वायर एच में एच तुम्हारा कितना आ गया, एक प्रकार से एल, और आर स्क्वायर करोगे, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, तभी ये रेशियो कटेगा तो 2:1 आ जाएगा। ये आ रहा है समझ में सभी को? चलो भाई भाई यार, सिंपल सी सिलेंड्रिकल रॉड होती है ना हमारी, तो पाई आर स्क्वायर एच इंक्रीज, लिसन लिसन, जो जो उसका जो आर वाला जो इंक्रीमेंट होगा, आर आर में, वो अल्फा अगर मानोगे तो बीटा में, बीटा लगाओगे ना एरिया में, पाई आर स्क्वायर में तो बीटा लगेगा ना, तो 2 अल्फा लिख देना वहां पे बस। उससे उससे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल हैज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, सॉरी अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, आइसोट्रोपिक के लिए है, एन आइसोट्रोपिक के लिए सॉरी, और 3D में है तो आंसर क्या आएगा? 6 अल्फा इजिली। अब इस पे करो, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिक्रीज बाई 0.6, ये डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम व्हेन इट इज कूल्ड, लीनियर क्या होगा? हाँ? इसका आंसर आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6। कैसे आया? जिनका ए आया पहले एक्सप्लेन करो। देवांश, कैन यू एक्सप्लेन? देवांश, एम आई ऑडिबल टू यू? आयुष तुम बताओ। कोई बात नहीं, जिनको समझना है समझो, नहीं तो हम फिर बता दे इसको। भाई सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया है इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हम लोग गामा की जगह पर 3 अल्फा रख देंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिक्रीज बाई 0.6, तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी होता है। डेल्टा डेल्टा, सॉरी सॉरी, से अगेन। हाँ 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 हाँ, आ गया, ठीक है, ओके, इजी, इजी था यार। अब इसको देखो, इफ टू रॉड्स, हाँ 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 एग्जैक्टली, ये वाला बताओ। इफ टू रॉड्स ऑफ द लेंथ एल एंड 2l, ये दो अलग अलग रॉड हैं, इनके कोफिशिएंट अल्फा और 2 अल्फा है, लीनियर, और कनेक्टेड सो दैट द टोटल लेंथ बिकम्स 3l, मतलब सीरीज में ही जोड़ दिया होगा यार, जाहिर सी बात है ऐसे। द एवरेज कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा? इसका 5/3 अल्फा होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करना। चलो अच्छा, एक बार ट्राई कर लो, फिर हम बताते हैं, एक बार सोचो, इजी है क्वेश्चन, आराम से करो। बताएं कि तुम लोग करोगे। भाई ट्राई नहीं करने है, लोफड़ी करनी है। इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 2l है, इसका अल्फा है, और इसका कितना है बोलो? 2 अल्फा है, ठीक है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोलो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है कि इसकी लेंथ 3l हो जाए, तो इसकी लेंथ ऐसे सीरीज में लगा दिया, 3l हो गई। एवरेज पूछा गया, एवरेज को, तो पहले इसकी लेंथ कितनी होगी, अपने अल्फा के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, बोलो, तो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एल, इसमें कितना आ जाएगा डेल्टा एल में चेंज, जल्दी बताओ। अरे हाँ हाँ, इसका आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, और इसमें कितना आ जाएगा 2l इनिशियल लेंथ है और 2 अल्फा डेल्टा टी, बोलो। और अब यहां पे जब इनको टोटल ऐड कर लोगे तो अब लेंथ कितनी बन गई 3l। अब ये समझ में आ रहा 5l, और एवरेज निकालना था, आ जाएगा। चलो, एवरेज निकालना है ना, टोटल लेंथ भी तो 3l है, उसको इक्वल में 3l अल्फा डैश, उसको ऐसे लिखोगे ना। अरे बाद में इसको हाँ हाँ, ये वाला करो। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास आर दिस एंड दिस if their difference in length at all temperature has to kept constant is 30 centimeter, then length at 0 degree Celsius। ये सर करो सब लोग, ट्राई तो करो। अरे देखे हैं क्या होता है, सॉल्व करो यार। किसी का आया कि नहीं आया। लगता क्या यार, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्यों। चलो ज्यादा टाइम लगेगा तो इसको घर घर में करना, इसको देखो। अ सॉलिड बॉल ऑफ द मेटल हैज मतलब बाद में करना। अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, उसमें कैविटी कर दी है, ठीक है। इफ द बॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल बी, बताओ। अरे अरे, इंक्रीज, पता है क्यों। अरे नशेबाज तो इंक्रीज डिक्रीज क्यों लिया गया था। अच्छा यहाँ पे ये देखो, जैसे ये वाला केस है, अभी मैं तुमको बताया था, इन दोनों के बीच 2 पॉइंट हमने लगा दिए, तो वो भी तो इंक्रीज करेंगे, जैसे ऊपर अभी डायग्राम में देखा था तुम लोगों ने। ये इन दोनों के बीच अगर 2 पॉइंट तुमने अज्यूम कर लिए, वो भी तो इंक्रीज होंगे। अगर कैविटी, ये भी तो इंक्रीज होगा, आ रहा है यश तुमको, यश। ठीक है, तो कभी कभी डिक्रीज ना करना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिक्रीज लगाते हैं ऐसे केसेस में। अच्छा अभी दिखाते हैं, अभी बता देंगे, जस्ट अभी बता देंगे, इसको देख लो पहले। हाँ हाँ,
हम्म। अच्छा चलो एक मिनट ये देख लो, इसमें देखे, इसमें बोला गया इफ दियर डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल टेम्परेचर हैज टू बी गिवन इज 30 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस ये है, तो हमारी इनका L2 - L1 जो होता है वो यानी डेल्टा एल, वो दोनों का कांस्टेंट है। तो डेल्टा एल फॉर द स्टील एंड डेल्टा एल फॉर द ब्रास, इन दोनों को कांस्टेंट मान के दोनों के डेल्टा एल का फॉर्मूला लगा दो, अल्फा 1 डेल्टा टी और अल्फा 2 डेल्टा टी। बोलो। और इसमें बोला गया दियर लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा 1 तो पहले हमारा अल्फा 1 से इन दोनों का एक रेशियो निकल आएगा टेम्परेचर का। बोलो। टेम्परेचर का जब रेशियो निकल आएगा तो वही रेशियो वहां जाके पुट कर देना और L2 - L1 लगा देना। डेल्टा एल जो अभी तुम लोगों को कहा रहा था L2 - L1 इक्वल टू एक बार किसी को भी बस 30 के इक्वल कर देना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 30। हाँ यही है। सब लोग एक बार ट्राई। हाँ हाँ, और एक बार 30 ले लेना इनके L2 - L1 को। आ रहा है। चलो ये लास्ट तुम लोगों ने देख ही लिया था, हो गया। अगला। अरे भाई वो हो गया था, हो गया था। चलो अब तुम्हारी मोहब्बत में करा देते हैं उसको। अरे अरे यस, तुम समझ रहे हो कौन बोल रहा है ये? अ, कोई बात नहीं, मुझे मिलना है। क्या? अरे और क्या यार, सब लोग जाएंगे, तुम लोगों के चर्चे हाँ तुमको लोग जानेंगे तो नंबर मांगेंगे। ये 12 है। अरे यार ये ऊपर वाला जिसमें अभी 5L वाला था। ये एल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यश, यहाँ पे एल लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे लिख रहे हैं 12 टू टू अल्फा डेल्टा टी। अब इसको सॉल्व करोगे, किसके बराबर कर दोगे? 3L अल्फा डैश डेल्टा टी। बोलो। 3L अल्फा डैश डेल्टा टी। बोलो क्या कट रहा है? डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 5L अल्फा, 5 अल्फा अपॉन 3, यही तो करके आ रहा है। एल से एल कट गया, आ गया। अरे रेशियो नहीं मांगा था उसने, ये पूछा उसने, बस ये कहा था नया अल्फा डैश बता दो, नया अल्फा डैश जो 3L रॉड का अल्फा डैश होगा वो बता दो। आ रहा है। चलो ठीक। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या है? अभी नहीं करेंगे यार, कम से कम 10:30 तक तो चलेगा, मजे ले लो आज पूरे। चलो सो लीनियर एक्सपेंशन ये हम लोगों ने देख ही लिया था। बोलो। और इसमें अल्फा को तो तुम लोग समझ ही चुके थे, बीटा वाला भी समझ चुके थे। इसके क्वेश्चन इसमें थोड़े से बताए गए, वही फालतू से वो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखे थे। हाँ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो जरा, रीजनिंग वाला। अ स्क्वायर प्लेट हैज अ सर्कुलर कैविटी, यानी ब्लैक ब्लैक कैविटी है, गड्ढा है इनसाइड इट। अपॉन अपॉन हीटिंग क्या होगा? ये इंक्रीज। आ रहा है। चलो अब ये वाला देखो क्वेश्चन, इसमें ये डायमेट्रिकली क्या हो रहा है? बार बार इंक्रीज हो रहा है ना, तो डायमीटर भी इंक्रीज हो जाएगा और लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एल इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ऐसे डायमीटर भी डी इक्वल टू डी नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। आ रहा है समझ में? हाँ तो कोई एक डायामीटर का वो भी हमने चुनना है ना, केवल एक डायामीटर को। क्या? इरेगुलर क्या क्या? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। भाई इरेगुलर एक्सपेंशन तब होगा ना जब ये इरेगुलर हो, ये तो रेगुलर है ना, तो इसमें इरेगुलर कैसे हो जाएगा? जब, हाँ जब हर एक एटम यहाँ से आ, यहाँ से आ, यहाँ से आ, यहाँ से आ, बराबर सेपरेशन से हीट पा रहा है, टी टेम्परेचर से डेल्टा टी टेम्परेचर हर एक में एक्सपेंशन होगा उतना उतना बराबर,
तो रेगुलर एक्सपेंशन भी होगा इक्विलाइकली। आ रहा है? अब इस पे देखो, अ सॉलिड बॉल ऑफ द मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, इफ द बॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल, बार बार फालतू क्वेश्चन, इसको पढ़ लो। अरे फिर भी पढ़ लो, समझ लो क्यों। कोई बात नहीं, बोलो नहीं। हाँ, बोथ विल एक्सपैंड इक्वली। आ रहा है? अरे यार अभी ऊपर पढ़ के आयो, अभी ऊपर पढ़ के आयो। भाई हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, सेम मटेरियल है, अगर सेम रेडियस है तो एक्सपेंशन दोनों में सेम होगा, दोनों एक्सपेंड करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये वाला भी अभी लोगों ने फॉर्मूला देख ही लिया। इसमें डेंसिटी का थोड़ा सा एक और रोल प्ले होता है, ये देख लो यार। अभी तक हम लोगों ने v इक्वल टू वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी फॉर्मूला पढ़ा था। तो इनके मास को कांस्टेंट मानते हैं मास कंजर्वेशन से, है ना। तो इनिशियल मास हो गया रो नॉट वी नॉट, रो नॉट इज योर डेंसिटी और रो इज योर बाद वाली डेंसिटी। तो यहाँ पे दोनों, अरे यार मास कंजर्वेशन से एम आई इक्वल टू एम एफ कर दिया, एम आई की जगह लिख दिया रो नॉट वी नॉट, एम एफ की जगह लिख दिया रो वी, वी की जगह ये वाला फॉर्मुला लिख दिया ऊपर वाला, वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो वी नॉट कट जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो सीधे सीधे ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, रो इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला पता चल गया, वी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, जबकि यहाँ पे अपॉन में चला जाता है वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज आ रही समझ में? सॉरी सॉरी सॉरी, गामा गामा गामा, माय माय बैड माय बैड। ओ, चलो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप वन माइनस कर लेंगे। ये चीज समझ में आ रही? इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, और वन प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है? वन प्लस एन एक्स। अगर एन बहुत छोटा है, एन बहुत छोटा है माइनस वन है, तो वन प्लस एन एक्स तक एक्सपेंशन करेंगे, और वन प्लस एन एक्स में एन हो गई पावर, एक्स हो गया हमारा पूरा ये टर्म, तो मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस वन इंटू गामा डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन करो, डेंसिटी वाला है। अरे यार डेंसिटी का फॉर्मूला सीधे लगा दो, डेंसिटी का सीधे फॉर्मूला लगा दो। हाँ, ये लगा दो यार। अगर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो वन माइनस कर दोगे, अपॉन में आएगा तो वन प्लस कर देना। नहीं नहीं, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लो, बार बार दो ना याद रखो, ये याद कर लो। नब्बे आंसर नहीं है? अरे भाई ए आई आर वन, ऐसे नहीं बोलते। अब तो अब तो निकाल ही लेगा, अब तो निकाल ही लेगा। अरे यार ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द रीडिंग ऑफ द ब्रास स्केल एट द रूम टेम्परेचर इज L1 and the above temperature reading is L2 and the below temperature is L3, then the relation between L1 and L3 is, करो करो। ये क्या है यार, आंसर देख के नहीं बोलना है। क्या? क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारा भाई?
टेम्परेचर आ गया भाई। देखो पहले ही ओरिजिनल रॉड थी, उसको तुमने L1 रॉड को जब तुमने बढ़ा दिया तो जो रीडिंग इसकी तुमने ली है ना, द रीडिंग ऑफ द ब्रास scale at the room temperature is L1 and the above temperature reading is L2। कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो जाएगा। ये भाई समझ में आया सभी को? ये चीज देख लो, टेम्परेचर जब घटेगा तो रिड्यूस भी तो हो जाएगा, तो टेम्परेचर घटने पे L1 से कंपेयर कर रहे हैं L1 से। अब ये चीज देख लो, मेजरमेंट बाय द मेटेलिक स्केल। अगर हम लोग मेटेलिक स्केल से किसी भी चीज को मेजर करते हैं और दोनों को हीट कर दें तो मेटेलिक स्केल भी एरर की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये तो बढ़ ही रही है मेटेलिक जो चीज है, डिवाइस। तो अगर तुमने अब जैसे ये देखो, रीडिंग विल चेंज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर ऑब्जेक्ट का अल्फा कम है और स्केल का अल्फा ज्यादा है तो रीडिंग ऑफ द स्केल डिक्रीज हो जाएगी, रीडिंग ऑफ द स्केल डिक्रीज। और अगर इसका ज्यादा है इसका कम है तो उल्टा हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा स्केल का, अल्फा ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, तो रीडिंग घटा के मेजर करेगा। अब ये अलग क्वेश्चन देखो, ये अलग क्वेश्चन करो। वुडन वुडन का अल्फा नहीं दे सकते, वुडन तो लकड़ी होती है, उसका नहीं अल्फा होता, सॉलिड्स का होता है। वुडन नहीं बढ़ेगी, ये घुमा दिया तुम लोगों को। आ रहा है समझ में? कुछ क्वेश्चन है नहीं, खत्म है। मेजरमेंट बाय द मेटेलिक स्केल, अब आएगा यहाँ पे मेटेलिक स्केल का। तो यहाँ पे ये तुम्हारी, अगर ये लेंथ कोई यू नॉट है और ये अल्फा है तो यू इक्वल टू यू नॉट वन प्लस अल्फा एस डेल्टा टी होगा, बोलो। तो ये ओरिजिनल पहले थी, बाद में रीडिंग ऐसे हो जाएगी, बोलो। तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी और यू नॉट वन प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा यू नॉट तो इसकी यूनिट है ना, कितने यूनिट मेजर किया, नहीं आ रहा है क्या? ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। काफी एक चीज दिखा रहे हैं। ये हमने अभी हीट का एक पीडीएफ तुम लोगों को अभी इससे पढ़ाने के बाद सेंड कर देंगे। यहाँ पे इस पे, हाँ हाँ, जिनके पास नहीं है वो देख लेंगे। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये देखो चीज हम जो बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखते रहो थोड़ा सा।
अरे वो चीज समझा रहे, उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे एक इसको हमने खोला है, थोड़ी सी अच्छी चीज है। ये देखो, ये रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कॉपर रॉड है और ये स्टील रॉड है। ओके, तो यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे तो T1 टी नॉट टेम्परेचर पे अभी ये करेक्ट रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। और टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे ये इनकरेक्ट रीडिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर रॉड जो बढ़ेगी, मान लो उसकी फाइनल लेंथ अब कितनी हो गई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे L2, तो ये भी बढ़ गया, स्टील रॉड भी बढ़ गई है, ठीक है। और कॉपर का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा सी, वो, और स्टील का जो है वो अल्फा एस है। तो हम लोगों ने अगर L2 को देखना चाहो केवल कॉपर रॉड के रेफरेंस में, तो L2 क्या हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। ये चीज तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है ना। एल हाँ हाँ, और अगर अब स्टील रॉड के रेफरेंस में L2 को देखो, तो L2 क्या हो जाएगा, L3। यहां से यहां तक की इसकी रीडिंग कितनी होगी, L3, क्योंकि ये तो इनकरेक्ट रीडिंग दे रहा है ना L3, क्योंकि ये भी तो बढ़ गई है। तो L3 1 प्लस अल्फा एच डेल्टा टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, या यूं कह लो अल्फा टू बराबर अल्फा टू, दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दोगे, तो अल्फा थ्री की वैल्यू निकाल लो यहां से। जो तुम अभी पूछ रहे थे ना यश, कि यहाँ पे डिवाइड क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया, इसलिए किया गया, आ रहा है। तो दोनों के अल्फा टू को जब डिवाइड कर देंगे तो ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। और यहाँ पे अल्फा वन को यही से लिखा रहने देंगे, ये चीज ऊपर एक्सपेंशन में आ जाएगी, तो अल्फा सी माइनस अल्फा एच डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ L2 इक्व टू अल्फा थ्री। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए कि सुनो, तो ऐसा इसलिए कि जब कॉपर रॉड तुम्हारी L1 लेंथ की थी, तो इसको नापने के लिए जब तुम स्टील रॉड से नापोगे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो स्टील रॉड का जीरो जब अपने स्टील रॉड के L1 से मैच कर जाएगा, तभी तो ये बोल पाओगे कि L1 लेंथ की रॉड है। बोलो। और यहाँ पे क्या है, अब इसका जीरो स्टील लेंथ के L3 से मैच कर रहा है, यानी कि स्टील रॉड भी एरर है, स्टील रॉड भी बढ़ गई है ना। तो L2 को नापने के लिए वो L3 रीडिंग दे रहा है। ये चीज आ रही समझ में, क्योंकि स्टील रॉड बढ़ गई है। तो L2 को नापने के लिए हमारा क्या आ गया, L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज समझ में आई। क्यों, L1 तो ये तुम्हारा ओरिजिनल टेम्परेचर पे है ना, यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ गई और रॉड भी बढ़ गई। हाँ हाँ, सुनो सुनो, लेकिन भाई तुम्हारा, हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, L इक्व टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल नॉट हमारा इनिशियल होता है लेंथ, और एल होती है तुम्हारी बाद वाली लेंथ। तो बाद वाली लेंथ स्टील के रेफरेंस में देखो, स्टील के रेफरेंस में बाद वाली लेंथ एक्चुअल में हो कितनी गई है, L2, लेकिन स्टील इसको कितनी मेजर कर रहा है, स्टील L3। और अगर केवल कॉपर रॉड को इस वाले रेफरेंस से देखते, स्टील को हटा देते, केवल कॉपर रॉड को देखते, तो क्या आती, L2 इक्व टू L1, पहले तो L1 थी ना, 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। L2 वाली को ऐसे समझ लो ना कि L2 को नापने के लिए स्टील रॉड आई है, इतनी चीज को देखो, ठीक है। L2 को नापने के लिए L3 आई है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ये चीज बस याद कर लो, ये चीज याद कर लो कि L3 जो होता है, ये स्टील में एक्सपेंशन वाली लेंथ है, इंक्रीज लेंथ है, बाद की लेंथ है टी नॉट प्लस डेल्टा टी की। और L1 क्या है तुम्हारी, इसकी पहले लेंथ कितनी थी रॉड की जब इसको हीट नहीं किया गया था, 1 प्लस अल्फा सी माइनस अल्फा एच डेल्टा टी। ये चीज समझ में आ गई। तो इससे अल्फा अपेरेंट क्या निकल आता है, अल्फा बॉडी माइनस अल्फा स्केल। बॉडी तुम्हारी क्या है, कॉपर रॉड, और स्केल क्या है, स्केल का। ये चीज समझ में आ गया, तो इसको अल्फा अपेरेंट बोलते हैं। तो अल्फा अपेरेंट होता है अल्फा सी माइनस अल्फा एस, इसकी जगह पर यही लगा देते हैं। यानी ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है, अल्फा वन प्लस अल्फा अपेरेंट डेल्टा टी, वही फॉर्मूला नहीं बन रहा है जैसे रॉड का हम लोगों ने अभी रटा था। वही तो फॉर्मूला बन गया, अल्फा थ्री टू L1 1 प्लस अल्फा अपेरेंट डेल्टा टी, जहां अल्फा अपेरेंट की वैल्यू आ गई अल्फा बॉडी माइनस अल्फा स्केल। बोलो।
यहाँ पे भी वही चीज समझाई गई है। कैलिब्रेटेड वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस अल्फा बॉडी माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी। बोलो, ये चीज आ रही समझ में? और यही चीज तो अभी हम लोग बोले थे, रीडिंग क्या होती है। हाँ, इससे 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 एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है। कैलिब्रेटेड, हाँ, कैलिब्रेटेड वैल्यू को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। कैलिब्रेटेड वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग। दिखा रहे कितनी जगह करते हो। सेकंड पीडीएफ। अरे बस हो रहा है। हैं? क्या आज के लिए इतना रखे क्या? अरे यार थोड़ा देख लो बस। बस उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बता दो, फिर जाओ। क्वेश्चन अच्छा हमने नहीं बताया क्या? लो देख लो, फिर ना कहना कि आपने दिखाया नहीं। लो देख लो, क्वेश्चन पे फोकस करो। ऊपर फॉर्मूला भी लिखा रखा है। इसकी बहुत तबीयत खराब है। हमको लग रहा है आंसू निकलने, पता चला वो। ये आ रहा है। तुम भी कर लेते। ये वाला करो, ये वाला करो। कर लो मेहनत, याद करोगे ऐसा कोई आदमी था मेरे जैसा। मनोज। आंसर बता दो भाइयों।
बताओ इसका आंसर। करें क्या? 80? अरे भाई ऐसा तो नहीं पीडीएफ खोले बैठे हो? अरे भाई हमें भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है। इतना एग्जैक्ट आंसर। चल नहीं रहे, नकल कर रहे हो। चलो। नहीं नहीं, काफी मेहनत करी यार, पूरा एग्जैक्ट वही आंसर। नकलची। हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। लूम की लूम की रिकॉर्डिंग बस कर दो बस। कहाँ गई तो वो पता। मम्मी कहती है बेटा, नहीं मम्मी कहती है बेटा रात में तो आ जाया करो तुम,